हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। आज हम हैं कनॉट प्लेस में और यहाँ पर इंटरव्यू शूट कर रहे हैं एक कैंडिडेट का जिसका नाम है अक्षय। और अक्षय का सिलेक्शन हुआ है सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू। आज के इंटरव्यू में खास बात यह है कि सब लोग सीजीएल के पीछे भागते रहते हैं। सीजीएल के अलावा भी एसएससी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स निकालती है जो कि लोगों को नहीं पता होते, और उसी एग्जाम में से एक एग्जाम है सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम, जिसमें अक्षय ने सिलेक्शन लिया है। अक्षय, एक बार बताओ आपको कौन सी पोस्ट मिली है? सर मुझे जूनियर इंजीनियर मिला है डीजीक्यूए में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। ठीक है सर, इसमें सिर्फ 2 पोस्ट थी और ये फेज 9 का एग्जाम था सिलेक्शन पोस्ट का। तो जब फॉर्म आया, एग्जाम फॉर्म आया, तो मैंने काफी अच्छे से सर्च किया कि कौन सी पोस्ट में मैं एलिजिबल हूँ, किस बेसिस पे मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, उस बेसिस पे मैंने पोस्ट देखा, उसके हिसाब से मैंने फॉर्म भरा और फिर सर अब सिलेक्शन हो गया। अच्छा, ये सब लोग सीजीएल के पीछे पड़े रहते हैं कि बस मैं सीजीएल का ही फॉर्म भरूंगा, क्या ये उसी लेवल की जॉब मिली है या अलग है? सर बिल्कुल, ये 4200 ग्रेड पे की ही जॉब है और काफी रेप्यूटेड जॉब है। देखो, जो सीजीएल की तैयारी करते हैं ना, उनको मैं बस एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि एसएससी के और भी बहुत सारी एग्जाम्स होती है, जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट, उसमें भी आप ध्यान दीजिए। उसमें काफी सारे ग्रेजुएशन की एग्जाम्स उनके बेसिस पे भी आती है, तो इसमें थोड़े कम नंबर भी रहे अगर आपके, तो सिलेक्शन हो सकता है। मतलब कहने का ये 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की। जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर होते हैं, 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है। और हमारे सीजीएल के थ्रू भी 4200 ग्रेड पे की नौकरी बहुत सारी निकलती हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही एग्जाम पे लगे हुए हैं। जब तैयारी सेम है तो सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म क्यों नहीं भरते भाई? तो आज का जो इंटरव्यू है इसी बात पे फोकस करेगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, आप बस उनको एक्सप्लोर नहीं करते हो। तो सबसे पहले तो ये बताओ, सिलेक्शन के बाद कैसा था माहौल घर में? सर बहुत ही खुश थे। एक तो सरकारी नौकरी मिली है सर, ऊपर से एक रेप्यूटेड पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर की बहुत रेप्यूटेड पोस्ट होती है। ये पोस्ट आपको एसएससी जेई के थ्रू भी मिलती है, बट ये सिलेक्शन पोस्ट में आया और मैंने इसका फॉर्म भरा। मैं काफी लकी हूँ कि मेरा इतनी अच्छी पोस्ट में सिलेक्शन हुआ। सर घर वाले बहुत ज्यादा खुश है, खुशी का माहौल एकदम ज्यादा। क्या बात। तो सबसे पहले किसको बताया था? सर मम्मी पापा दोनों को बताया था। मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे सर, कि एक तो मैं बहुत छोटे से शहर से हूँ, तो वहाँ पे अगर आपको एक सरकारी नौकरी चपरासी की भी मिल जाए ना सर, तो हम बहुत बड़ा मानते हैं। अच्छा, जब से आपने तैयारी शुरू की थी और अब आपको आपकी ड्रीम पोस्ट मिली है, उसमें कितने टाइम लग गया? कितना टाइम लग गया? सर मैंने अपनी तैयारी ना 2020 के आसपास चालू करी। 2020 अक्टूबर के आसपास। फिर उस टाइम पैंडेमिक था, तो मेरे घर में 4 लोगों की डेथ भी हो गई। तब मैं तैयारी चालू कर रहा था, बट फिर मैं मेंटली वापस सेटबैक लगा मुझे। फिर 2021 अप्रैल में मैंने सोचा कि चलो नहीं, सीजीएल का फॉर्म तो मैंने भर दिया है। उसी टाइम मैंने सीएचएसएल भी दिया हुआ था, बट उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो सीएचएसएल में जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो सर लोग उंगलियां उठाने लगे कि आप तो सीएचएसएल ही नहीं निकाल पाए, तो अब सीजीएल ये सब तो बात छोड़ दो। ग्रेजुएट हो चुके थे? हाँ, ग्रेजुएट हो गया था और जॉब छोड़ के तैयारी शुरू की थी? तैयारी चालू करी थी। लोगों ने काफी क्वेश्चंस किए थे कि इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भाई सीएचएसएल ही नहीं निकाला, 12th लेवल की एग्जाम आपसे निकल नहीं रही है, तो आप ग्रेजुएशन की एग्जाम कैसे निकालेंगे? फिर 2021 में मैंने अप्रैल से काफी सीरियसली प्रिपेयर किया, क्योंकि अगस्त में अपना प्री था। ठीक है। उसके बाद मैंने सीजीएल का प्री। कौन से मेथड्स थे जो अच्छे लगते थे? सर आपका पेन फ्री मेथड था एक। वो तो सर दिल पे लगता था। वो उससे क्या मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये बताओ स्टूडेंट्स को कि उस पेन फ्री मेथड को पढ़ के फायदा क्या होता है मैथ्स? सर उसमें बहुत फायदा होता है, क्योंकि आप जो क्वेश्चंस 3-4 मिनट में लेते हैं ना सर, जो मेंस में पहले 200 मार्क्स का मेंस होता था, उसमें आपको 3-4 मिनट अगर आपने लगा दिए क्वेश्चन पे, तो आपका सिलेक्शन वहीं खत्म है। ठीक है, आप नहीं कर पाएंगे सिलेक्शन। बट सर आपके मेथड से एक चीज समझ में आया सर, कि क्वेश्चंस को जो 3-4 मिनट के हमें लगते हैं, वो आप 1 मिनट के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन। तो सर वो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा और वो सिलेक्शन को बहुत करीब ले गया मुझे। और चारों सब्जेक्ट्स में से मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए में से सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा था? सर इनिशियली देखा जाए तो सर मैथ्स में जब मैंने फर्स्ट अपना मॉक टेस्ट दिया था, तो मेरे 200 में 670 मार्क्स आए थे। 670 थे प्री में, मतलब मैंने जब मॉक टेस्ट दिया। बट उसमें मैंने देखा कि मैथ्स, मुझे लगता था कि मुझे अच्छे से मैथ्स आती है, बट मैं उसमें 50 आउट ऑफ 20 ही स्कोर कर पा रहा हूँ, क्योंकि टाइम निकल जा रहा है। तो मुझे लगा यार मुझे तो मैथ्स आती है, बट मैं तो स्कोर ही नहीं कर पा रहा। तो सर फिर मैं, आपका जो पेन फ्री मेथड था ना सर, उसका इतना अच्छा इंपैक्ट पड़ा, मेरे धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव होते गए मॉक्स में, थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। फिर मुझे लगने लगा कि नहीं भाई, तुम मेंस में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर तुम पेन फ्री मेथड को ढंग से देख लिया, तुमने फॉलो कर लिया उस सीरीज को, तुम डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सर मेरा मैथ्स का जो लेवल उठा, वो मजा आ गया। मतलब मैं भी बहुत सेटिस्फाई हो गया कि भाई। जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो की थी? जैसे टीचर की क्लास हो गई, मतलब पॉइंट वाइज पूछना चाह रहा हूँ। टीचर की क्लास हो गई, उसके बाद उसके क्लास नोट्स हो गए, है ना, मॉक टेस्ट हो गए, प्रीवियस ईयर पेपर हो गए,
क्या क्या चीज़ें फॉलो की थी? सर सबसे पहले मैथ्स में मैंने आपकी क्लासेस फॉलो करी, ठीक है। एकदम अच्छे थे। और सर मेरा ऐसा था कि वीकली मैं 3 मॉक्स देता था। एक दिन मैं मॉक देता था और एक दिन मैं एनालाइज करता था। तो उससे मेरे क्वेश्चन लग जाते थे अच्छे से। 100 क्वेश्चन रोज लगाता था। फिर मेरा एक टाइम आता था जिसमें मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ध्यान देता था। मतलब 2 घंटे का टाइम स्लॉट मैंने बनाया था, उसमें मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ूंगा। और सर आपके कुछ क्वेश्चन फिर आप जो होमवर्क में दे देते उसको मैं सॉल्व करता था रेगुलरली, मतलब बिना मिस किए। मतलब जो सर ने बोल दिया वही मेरा टारगेट है, मैं फिर नहीं सोचता था कुछ भी। उसी को मतलब मैंने पट्टी बांध के आंख में, वो मान ले कि यही है, बस मुझे इतना करना है, बस खत्म, बाकी मुझे कुछ नहीं सोचना। अच्छा, मैं अगर पूछूं, कई बार बच्चों के मन में ये रहता है कि सर मैं सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन ले लूंगा। तो नो डाउट सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन होते हैं, बट सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन लेने में और किसी के गाइडेंस में रह के सिलेक्शन लेने में डिफरेंस क्या होता है? सर बोलते हैं ना सर, एक गुरु जो होता है ना सर, वो आपको सही दिशा दिखाता है। बट जब अगर आप सेल्फ स्टडी से आप ले सकते हो, बट आपको वो दिशा ढूंढने में टाइम लगेगा कि कौन से, जैसे अपने पास 10 रोड है, 10 रास्ते हैं, तो हम हर एक रास्ते को पहले एनालाइज करेंगे, सोचेंगे, वो टाइम लग जाता है। बट जब गुरु होता है ना, बोला कि आपको तीसरे नंबर के रास्ते में चलना है, आपको चौथे नंबर के रास्ते जो में चलना है। आपका टाइम वेस्ट होने वाला है ना, वो बच जाता है। वो कम हो गया सर, इसलिए मैंने अपने मेरा सीजीएल का अटेम्प्ट पहले ही था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे सिलेक्शन लिया। मैंने सीजीएल निकाला, मैं सिलेक्शन पूल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। और मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे? सर मैं सीजीएल में प्री में 50 आउट ऑफ 50 थे। 50 आउट ऑफ 50। और 2020 में मेंस में 175 स्कोर था। उस टाइम का पेपर सब जानते हैं टफ था, कैलकुलेटिव था। बट सर पेन फ्री जो मेथड था ना सर, उस कैलकुलेशन को मेरा कम किया ना सर, मैं बता नहीं सकता। अच्छा, हमने जीए की बात कर ली और मैथ्स की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इंग्लिश की, जो कि उन बच्चों का बहुत बड़ा फोबिया रहता है जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है। सबसे पहले तो मुझे बताओ, क्या हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का बच्चा भी एसएससी क्लियर कर सकता है? सर बहुत आराम से कर सकता है सर। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को, एसएससी का सबसे प्यारा चीज़ क्या है सर पता है? जैसे आप 10th-12th के एग्जाम जब देते हैं तो उसमें आप बोर्ड के क्वेश्चंस लगा लेते हैं ना प्रीवियस ईयर्स के, और वो बोर्ड में आपके दिख जाते हैं। सेम सर एसएससी भी उसी फंडे में चलता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को बहुत आराम से लगा लिया सर, तो आप बेटर तरीके से एसएससी। अच्छा, अक्सर बच्चों की कंप्लेंट ये रहती है, सर मैं ना वोकैब पढ़ी और मैं भूल जाता हूँ। हाँ, तो इस कैसे तैयारी की? सर मैं ना, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ये रखता था मैं हमेशा कि हर संडे को मैं रिवाइज करता था। जैसे समझ लीजिए अगर मैंने आज 10 वोकैब्स पढ़ी तो मैं संडे को पूरे हफ्ते की वोकैब्स रिवाइज भी करता था। ओके। और कुछ ना निमोनिक्स टेक्निक्स बनाता था। निमोनिक्स, हाँ। तो उसके थ्रू मैं वोकैब याद करता था और याद रह जाती थी मुझे। जैसे मुझे भी एक निमोनिक याद है अपने टाइम का, पॉपर, PAUPER, पॉपर है। पॉपर मतलब पापड़, पापड़ मतलब सूखी रोटी, सूखी रोटी मतलब गरीब आदमी खा रहा है, तो पॉपर मतलब क्या हो गया, कंगाल है। तो ऐसे याद करते थे, रिलेट करके, राइट? तो चीजें याद रहती हैं। बिल्कुल सर। तो और मतलब हमेशा याद रखने का तरीका यही होता है कि रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। तो रिवीजन जरूर करना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको एक बार में पढ़ा और सब कुछ याद हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो रिवीजन तो मस्ट है भैया। अच्छा, पूरी तैयारी में आपको 3 से 4 साल का समय निकल गया, तो इतने लंबे समय तक अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा? क्योंकि कुछ पल ऐसे भी आए होंगे जब लगा होगा यार बस यार अब नहीं। सर लाइफ में ना सर, जब माँ बाप का स्ट्रगल देखा ना मैंने, तो सर दिल से बुरा लगने लग गया था। क्योंकि मेरे पापा बीएसपी एम्प्लॉई है और वो मुझ पर इतना विश्वास रखते थे ना कि ठीक है बेटा तू 6 साल रह ले, 8 साल रह ले, मैं तेरे को पाल लूँगा। जब पापा ऐसी बातें करते हैं ना तो सर दिल से लगता है कि नहीं यार मुझे तो कुछ करना है। और हुआ क्या था सर, मैं एनआईटी का था, तो उस टाइम जब मैंने जॉब छोड़ी तो लोग कहने लगे कि यार आपका बेटा एनआईटी में होके भी खाली रहता है, कैसा है ये, मतलब नाम डुबा रहा है करके। सर मुझे लोग कुछ भी कहे कोई इशू नहीं है, बट जहाँ से मैं जुड़ा हूँ, जैसे एनआईटी एक बहुत अच्छी संस्था है। इमोशनल हो रहे हैं? हाँ सर। तो सर वो जो होता है ना, मतलब कि अपनी कम्युनिटी को खराब नहीं करना है सर। मैं जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसका नाम नहीं डुबा सकता, तो मुझे तो कुछ करना है सर, और अपने भिलाई के लिए कुछ करूँगा जहाँ से मैं आया हूँ। तो ऐसा कौन व्यक्ति था परिवार में जिसने इंस्पायर किया? सर मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे इंस्पायर किया। जैसे मेरी मम्मी टीचर है, तो मैं मम्मी को देखता हूँ जब बच्चों को पढ़ाती है, तो मुझे भी लगता है मम्मी ने मुझे भी पढ़ाया है ना। मम्मी ने बहुत इंस्पायर किया है। अरे तैयारी चाहे 2 साल की हो, 3 साल की हो, कितने भी साल की हो, लेकिन पेपर से पहले के जो 2 हफ्ते होते हैं ना, वो बड़े गेम चेंजर होते हैं। बिल्कुल सर। वो गेम बिगाड़ भी सकते हैं, गेम बना भी सकते हैं। बिल्कुल। तो लास्ट के 15 दिनों में क्या स्ट्रेटेजी रही थी आपकी? सर 15 दिन जो लास्ट के थे ना सर, मैं उसमें ना सच बताऊँ तो मैंने बहुत चिल मारा है। उस 15 दिन में मैं कुछ नहीं करता था, मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ एकदम, लेकिन अपने माइंड को बहुत खुश रखता था
क्योंकि मुझे पता था कि सर ऐसे आप लोग मत करना भाई, इसने तैयारी पहले से कर रखी थी। ये भी बता साथ में। हाँ, लेकिन सबके लिए ऐसा लागू नहीं होता। हाँ। बट जैसे होता है ना सर, जैसे धोनी को आप देखो, हाँ, धोनी से मैं काफी इंस्पायर होता था। वो प्रेशर मूवमेंट्स को भी कितने अच्छे से हैंडल करते हाँ, हाँ, थे, बहुत प्यार से। हाँ। तो सर मैं उन्हीं की स्ट्रेटेजी फॉलो करता था। मेरी तैयारी हमेशा से अच्छी रही है, मैंने मॉक टेस्ट काफी सारे लगाए हैं, तो मुझे पता होता था कि आइडिया हो गया रहता है कि अच्छा हाँ मुझे किस टाइम में क्या क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं 2 हफ्ते तो बड़ा चिल करता था, मतलब मेरे वो काफी अच्छे पल होते थे 2 हफ्ते वाले, क्योंकि मैं सब कुछ करता था उस टाइम। अच्छा, और लास्ट 15 दिन में रिवीजन कैसे किया? सर लास्ट 15 दिन में यूजुअली आप कुछ मत करिए, अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालिए। मैं बस ये कहूँगा कि सर जीएस में थोड़ा फोकस कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स की आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, रीजनिंग आपने प्रैक्टिस कर चुका है। अच्छा, जीएस को थोड़ा आप रिवाइज कर लीजिए ठीक है। जीएस को, और साथ में जो वोकैब्स है इंग्लिश की, जो आपने पढ़ी है, जितनी वोकैब्स आपने पढ़ी है उसको एक बार रिवाइज कर लो। अगर आपने इतना कर लिया तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्लियर कर जाओ। अच्छा, मैं आपके इंटरव्यू का जो मेन उद्देश्य है मैं उस पर बात करता हूँ एक बार। मुझे बस एक बच्चों के लिए एक मैसेज चाहिए आपकी तरफ से कि जो बच्चे सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एग्जाम के पीछे पड़े रहते हैं उनके लिए क्या सलाह है? सर मैं उनको ये सलाह करना चाहता हूँ सर, जैसे एसएससी का एग्जाम है, जैसे सीजीएल और सिलेक्शन पोस्ट, जो एसएससी में प्री में पूछता है सर, सिलेक्शन पोस्ट में भी सर वही पूछता है। सेम ही तो एग्जाम है, सेम एग्जाम है सर, सेम इंस्टीट्यूट ले बस रहा है, पता नहीं होता बच्चों को। बस वही है सर। और इसी में बच्चे ना मतलब एक ही एग्जाम के पीछे पड़ जाते हैं हाँ। और वो भूल जाते हैं कि और भी कोई एग्जाम उसी लेवल की एग्जिस्ट करती है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ बच्चों को अवेयर रहे बच्चे। इवन मैं तो ये कहूँगा एसएससी के अलावा आईबी का एससीआईओ का एग्जाम है, और सीएसआईआर का एग्जाम है, इवन एसएससी सीजीएल से तो एएसओ बनते हैं और सीएसआईआर से डायरेक्ट एसओ बन जाते हैं, तो बन जाते हैं, है ना? सर जीआईसी का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम तो उसी लेवल के एग्जाम्स होते हैं। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में एक बार बताओ। सर मैंने अपनी बीटेक करी है एनआईटी रायपुर से, मेटलर्जिकल ब्रांच से, और अभी मैं एमबीए कर रहा हूँ आईआईएम रांची से। हाँ सर, आईआईएम रांची का स्टूडेंट है भाई साहब। यस सर। क्या बात है। क्या एसएससी की तैयारी में 2 चीजें हैं, कंसेप्चुअल स्टडी और प्रैक्टिस। जितना अवेलेबल टाइम होता है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, आपने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया? कंसेप्चुअल स्टडी पे कितना समय दिया आपने और आपने प्रैक्टिस पे कितना समय दिया? सर यूजुअली क्या होता है ना, कुछ बच्चे मैंने देखे हैं जो प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स को बैलेंस नहीं करते हैं, बट इसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ध्यान देते हैं, बट वो मॉक टेस्ट कभी नहीं देते, क्योंकि उन्हें डर लगता है अरे मेरे कम नंबर आ गए तो वो बस कंसेप्ट्स पढ़ते रहते हैं, कंसेप्ट सिर्फ पढ़ते और जाते फिर हैं, पेपर में जाके बैठकर कहते हैं सब कुछ याद नहीं कुछ रहा, याद तो सब नहीं कुछ रहा। था। हाँ, जैसे आगे पार्ट पीछे सपाट। तो क्या 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 बोला? आगे पार्ट पीछे सपाट। आगे पार्ट पीछे सपाट। हाँ। अच्छा सर वो चीज हो जाता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते रह हाँ, गए। हाँ। तो इसीलिए आपको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मॉक टेस्ट भी रेगुलरली देना चाहिए, मतलब कंसेप्चुअल स्टडी पे और मॉक टेस्ट पे बराबर समय देना बराबर चाहिए। ध्यान दीजिए, और फिर मॉक का एनालिसिस भी कीजिए। तो मैं अगला क्वेश्चन मेरा ये आने वाला था कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस किस तरह से करते हैं और मॉक टेस्ट कब से देना शुरू कर देना चाहिए? सर जैसे जब मैंने तैयारी चालू किया तो मैंने कॉन्सेप्ट्स 2 महीने पढ़े, कॉन्सेप्ट्स में मैंने ध्यान दिया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार कॉन्सेप्ट तो ठीक है, क्योंकि ज्ञान तो सर समुंदर जैसा है, ज्ञान की कभी भी आप खत्म नहीं कर सकते, ज्ञान को तो आप हमेशा प्राप्त करते रहोगे। बट एक टाइम के बाद आपको उसे एनालाइज भी करना होगा कि आप इस एग्जाम में कितना हो, क्योंकि एग्जाम का एक रेंज होता है, उस रेंज को आपको समझने के लिए आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आपको देना होगा। तो जब मैं 2 महीने बाद मॉक टेस्ट देना चालू किया तो मेरे फर्स्ट मॉक में 70 मार्क्स आए। मैं सोचा यार मैं तो कुछ हुई नहीं इसमें, पर फिर मैंने सोचा अगर बाय चांस अगर मैं मॉक टेस्ट नहीं दिया रहता और रियल एग्जाम में जाता तो वहाँ मेरे 70 मार्क्स आ गए होते, तो मैं ग्रेड से ही बाहर हो गया रहता। तो अब मुझे, तो अगर मैं मॉक टेस्ट का कहूँ कि एक कैंडिडेट है जो 100 मॉक टेस्ट दे दिए जिसने और एनालिसिस नहीं किया, ठीक है, और एक कैंडिडेट है जिसने सिर्फ 20 मॉक दिए और ढंग से एनालिसिस किया है, बिल्कुल किसको ज्यादा फायदा मिलेगा? सर जो 20 मॉक दिया और जो ढंग से एनालिसिस किया उसको बहुत फायदा मिलेगा, है ना? मतलब एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनालिसिस करने का सही तरीका क्या है? सर जैसे मैं करता था, मैंने मॉक टेस्ट एनालिसिस में 3-3 घंटे लगाए, 3-3 घंटे। जैसे 25 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, मेरे से कौन सा क्वेश्चन नहीं बना सबसे पहले मैं वो देखता था, ठीक है, ठीक कैसे बना सकते हैं, और जो क्वेश्चन मैंने बनाया उसको मैं कम टाइम में कैसे बना सकता हूँ। जैसे मैंने 2 मिनट ले लिया तो अब मैं उसे 1 मिनट में कैसे लाऊं, 1 मिनट या 30 सेकंड में लाने का कुछ तरीका है क्या। तो मैं ये सब चीज़ें भी देखता था और हर एक चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करता था, फिर जो गलतियाँ होती थी उसे लिखता था, उसके नोट्स बनाता था, ऐसे करके सर मैंने एनालिसिस भी किया। अच्छा, मतलब एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा अगेन वही सवाल था कि कब से मॉक शुरू कर देने चाहिए लगाने? सर मैं तो यूजुअली एस्पिरेंट्स को कहूँगा कि आप 1 से 2 महीने बाद चालू कर दो मॉक लगाना। मतलब पूरे सिलेबस का वेट ना करो। ना देखो पूरे सिलेबस का ना आपको वेट करना नहीं चाहिए।
मॉक टेस्ट लगाने के लिए। आप शुरुआत से मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। अक्षय, आपने तैयारी की और सिलेक्शन आपने ले लिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तैयारी के दौरान मैं ये गलती अगर नहीं करता तो और अच्छा परफॉर्म करता। तो ऐसी कौन सी गलती थी जो आपने अपनी तैयारी के दौरान की और आप चाहते हो कि जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं वो ये गलती ना करें? बिल्कुल सर, मेरे से एक जो गलती हुई ना वो ये थी कि ना मैंने मॉक टेस्ट जो देना चालू किया 2 महीने बाद, फिर मेरा एक ब्रेक आ गया तैयारी के टाइम पे। उस मुझे ब्रेक नहीं लेना था। अब वो घर की प्रॉब्लम थी, ठीक है, जो हुआ, बट अगर मैं वो ब्रेक नहीं लेता ना, 3-4 महीने का गैप जो आया था, अगर मैं वो नहीं लेता तो शायद मैं 2020 सीजीएल से जो ऑडिटर मिला मुझे, माइट भी आज मैं इंस्पेक्टर होता है। तो वो एक गलती जो थी वो थोड़ी भारी पड़ गई लग रहा है। तो जो गलती अक्षय ने की, उम्मीद है कि आप सब लोग नहीं करेंगे। तो आज इस इंटरव्यू से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अक्षय ने ये बताया कि जरूरी नहीं है कि आप एसएससी के किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के पीछे पड़े हुए हैं। एसएससी बहुत सारे एग्जाम्स कराता है और सबकी तैयारी आसपास में ही है। इवन IBACIO की, CSIR की और भी ऐसे पेपर्स होते हैं जिनकी सबकी वनडे एग्जाम्स की सबकी तैयारी एक जैसी होती है। तो आप जिस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं उसका फॉर्म भरिए और अपनी नज़र गड़ाए रखिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं। तो उम्मीद करते हैं ये इंटरव्यू आप लोग को बहुत शानदार लगा होगा। इस इंटरव्यू से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताइए।